हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे पृथ्वीराज चौहान के बारे में। हम उनके जीवन के बारे में जानेंगे, उनके साम्राज्य के बारे में जानेंगे और ये भी जानेंगे कि पृथ्वीराज की कैसे मृत्यु हुई। धरती के महान शासक पृथ्वीराज चौहान का जन्म 1149 ईस्वी में हुआ था। पृथ्वीराज अजमेर के महाराज सोमेश्वर और कपूरी देवी की संतान थे। पृथ्वीराज का जन्म उनके माता पिता के विवाह के 12 वर्ष के पश्चात हुआ। यह राज्य में खलबली का कारण बन गया और राज्य में उनकी मृत्यु को लेकर जन्म समय से ही षड्यंत्र रचे जाने लगे, परंतु वे बचते चले गए। परंतु मात्र 11 वर्ष की आयु में पृथ्वीराज के सिर से पिता का साया उठ गया था। उसके बाद भी उन्होंने अपने दायित्व अच्छी तरह से निभाए और लगातार अन्य राजाओं को पराजित कर अपने राज्य का विस्तार करते गए। पृथ्वीराज के बचपन के मित्र चंदबरदाई उनके लिए किसी भाई से कम नहीं थे। चंदबरदाई तोमर वंश के शासक अनंगपाल की बेटी के पुत्र थे। चंदबरदाई बाद में दिल्ली के शासक हुए और उन्होंने पृथ्वीराज चौहान के सहयोग से पिथौरागढ़ का निर्माण किया, जो आज भी दिल्ली में पुराने किले के नाम से विराजमान है। सन 1166 में महाराज अंगपाल की मृत्यु के पश्चात पृथ्वी चौहान की दिल्ली की गद्दी पर राज अभिषेक किया गया और उन्हें दिल्ली का कार्यभार सौंपा गया। पृथ्वीराज चौहान और उनकी रानी संयोगिता का प्रेम आज भी राजस्थान के इतिहास में अविस्मरणीय है। दोनों ही एक दूसरे से बिना मिले केवल चित्र देखकर एक दूसरे को प्यार में मोहित हो चुके थे। वहीं संयोगिता के पिता जयचंद्र पृथ्वीराज के साथ ईर्ष्या भाव रखते थे, तो अपनी पुत्री का पृथ्वीराज चौहान से विवाह का विषय तो दूर दूर तक सोचने योग्य बात नहीं थी। जयचंद्र केवल पृथ्वीराज को नीचा दिखाने का मौका ढूंढते रहते थे। यह मौका उन्हें अपनी पुत्री के स्वयंवर में मिला। राजा जयचंद्र ने अपनी पुत्री संयोगिता का स्वयंवर आयोजित किया। इनके लिए उन्होंने पूरे देश से राजाओं को आमंत्रित किया। केवल पृथ्वीराज चौहान को छोड़कर पृथ्वीराज को नीचा दिखाने के लिए उद्देश्य से उन्होंने स्वयंवर में पृथ्वीराज की मूर्ति द्वारपाल के स्थान पर रखी। परंतु इसी स्वयंवर में पृथ्वीराज ने संयोगिता की इच्छा से उनका अपहरण भरी महफिल में किया और उन्हें भगाकर अपनी रियासत ले आए और दिल्ली आकर दोनों का पूरी विधि से विवाह संपन्न हुआ। इसके बाद राजा जयचंद्र और पृथ्वीराज के बीच दुश्मनी और भी बढ़ गई। पृथ्वीराज की सेना बहुत ही विशालकाय थी। 3 लाख सैनिक और 300 हाथी थे। कहा जाता है कि उनकी सेना बहुत ही अच्छी तरह से संगठित थी। इसी कारण इस सेना के बल पर उन्होंने कई युद्ध जीते और अपने राज्य का विस्तार करते चले गए। अपने राज्य के विस्तार को लेकर पृथ्वीराज चौहान हमेशा सजग रहते थे और इस बार अपने विस्तार के लिए उन्होंने पंजाब को चुना था। इस समय संपूर्ण पंजाब पर मोहम्मद साबुद्दीन गौरी का शासक था। वह पंजाब के ही भेटिंडा से अपने राज्य पर शासन करता था। गौरी से युद्ध किए बिना पंजाब पर शासन नामुमकिन था, तो इसी उद्देश्य से पृथ्वीराज ने अपनी विशाल सेना को लेकर गौरी पर आक्रमण कर दी। अपने इस युद्ध में पृथ्वीराज ने सर्वप्रथम हांसी, सरस्वती और सरहिंद पर अपना अधिकार किया, परंतु इसी बीच अनहिलवाड़ा में विद्रोह हुआ और पृथ्वीराज को वहां जाना पड़ा और उनकी सेना ने अपनी कमांड खो दी और सरहिंद का किला फिर खो दिया। अब जब पृथ्वीराज अनहिलवाड़ा से वापस लौटे तो उन्होंने दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए। युद्ध में केवल वही सैनिक बचे थे जो मैदान से भाग खड़े हुए। इसी युद्ध में मोहम्मद गौरी भी अधमरे हो गए, परंतु उनके एक सैनिक ने उनकी हालत का अंदाजा लगाते हुए उन्हें घोड़े पर डालकर अपने महल ले गया और उनका उपचार कराया। इस तरह यह युद्ध परिणामहीन रहा। यह युद्ध सरहिंद किले के पास तराइन नामक स्थान पर हुआ, इसीलिए इसे तराइन का युद्ध भी कहते हैं।
इस युद्ध में पृथ्वीराज ने लगभग 7 करोड़ रुपए का संपदा अर्जित की, जिसे उनके अपने सैनिक में बांट दिया। अपनी पुत्री संयुक्ता के अपहरण के बाद राजा जयचंद्र के मन में पृथ्वीराज के लिए क्रोधता बढ़ती चली गई तथा उनके पृथ्वीराज को अपना दुश्मन बना लिया। वो पृथ्वीराज के खिलाफ अन्य राजपूत राजाओं को भी भड़काने लगा। जब उसे मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज के युद्ध के बारे में पता चला तो वह पृथ्वीराज के खिलाफ मोहम्मद गौरी के साथ खड़ा हो गया। दोनों ही मिलकर 2 साल बाद सन 1192 ईस्वी में पुनः पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण किया। यह युद्ध ली तराइन के मैदान में हुआ। इस युद्ध के समय जब पृथ्वीराज के मित्र चंद्रबरदाई ने अन्य राजपूत राजाओं से मदद मांगी तो संयुक्ता के स्वयंवर में हुई धरना के कारण उन्हें भी उनकी मदद से इनकार कर दिया। ऐसे में पृथ्वीराज चौहान अकेले पड़ गए और उन्होंने अपने 3 लाख सैनिकों के द्वारा गौरी की सेना का सामना किया। क्योंकि गौरी भी सेना में अच्छे झुंड सवार थे, उन्होंने पृथ्वीराज की सेना को चारों ओर से घेर लिया। ऐसे में वो न आगे बढ़ सकते थे और न पीछा हट पाए, और जयचंद्र के गद्दार सैनिकों ने राजपूत सैनिकों का ही सहार किया और पृथ्वीराज का हार हुई। युद्ध के बाद पृथ्वीराज और उनके मित्र चंद्रबरदाई को बंदी बना लिया और उसे भी मार डाला गया। अब पूरे पंजाब, दिल्ली, अजमेर और कन्नौज में गौरी का शासन था। इसके बाद में कोई राजपूत शासन भारत में अपना राज लाकर अपनी वीरता साबित नहीं कर पाया। गौरी से युद्ध के पश्चात पृथ्वीराज को बंदी बनाकर उनके राज ले जाया गया और उन्हें यतनाएं दी गई तथा पृथ्वीराज की आंखों में लोहे का गर्म सरिया द्वारा जलाया गया। इससे वे अपनी आंखों की रोशनी खो बैठे। जब पृथ्वीराज से उनकी मृत्यु से पहले आखिरी इच्छा पूछी गई तो उन्हें भारी सभा में अपने मित्र चंद्रबरदाई के शब्दों पर शब्द भेदी बाण का उपयोग करने की इच्छा प्रकट किए और इसी प्रकार चंद्रबरदाई द्वारा बोले गए दोहे का प्रयोग करते हुए उन्होंने गौरी की हत्या यही सभा में कर दी। इसके पश्चात अपनी दुर्गति से बचने के लिए दोनों ने एक दूसरे की जीवन लीला की समाप्त कर दी। और जब संयुक्ता ने यह खबर सुनी तो उसने ली अपनी जीवन समाप्त कर दी। मोहम्मद गौरी के साथ पृथ्वीराज के कुल 18 युद्ध हो चुके थे, जिसमें से 17 में पृथ्वीराज विजयी रहे। अगर आपके पास इससे संबंधित कोई अलग जानकारी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसे ही हमारे चैनल को आशीर्वाद प्यार बनाए रखें।